देर रात को नहीं बल्कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, माइंड फास्ट चलता है। लेकिन मुझे पता नहीं था, जैसे अगले दिन मेरी आंखें खुलेगी तो। सानिया, सानिया जल्दी आ, तेरे पापा को कुछ हो गया। सानिया जल्दी आ। रितेश, रितेश क्या हो रहा है आपको? रितेश क्या हो रहा है? रितेश, सानिया, सानिया जा करके रस्तोगी अंकल और बलबीर अंकल को बुला कर जल्दी जा सानिया। जल्दी जा। मैं बलबीर अंकल और रस्तोगी अंकल को लेकर आई। बेटा, जब आप बलबीर अंकल और रस्तोगी अंकल को घर लेकर आए तब आपने क्या देखा? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है सर। सानिया ने जैसे ही बोला कि रितेश को हार्ट अटैक आया, और सर जब हम वहाँ गए मानसी तब तक एम्बुलेंस बुला चुकी थी। अच्छा, जब आप दोनों घर में गए तो रितेश की हालत कैसी थी? मतलब ऐसा कुछ देखा कि रितेश दर्द से तड़प रहा हो? अगर उसे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर उसे हार्ट अटैक आया क्यों? सर ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है सर। आज के दौर में किसी को भी अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, और वैसे भी रितेश जी को काफ़ी काम का लोड है, काफ़ी स्ट्रेस लेते थे वो। तो आपको क्या लगता है इसी प्रेशर की वजह से रितेश को हार्ट अटैक आया था? हार्ट अटैक तो अब तुझे आएगा जब जेल में पुलिस वाले तेरे गाल लाल करेंगे। पापा जी, आप ये सब जो कुछ कर रहे हैं इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्यों आप अपने मरे हुए बेटे की मौत का तमाशा बना रहे हैं? यार घुमाए तू और तमाशा हम बना रहे हैं। हाँ इनफ मम्मी जी, ज्यादा इनफ उनफ ना कर। अरे बड़ी आई मिस दिल्ली, मैं तुझे मिस जहन्नम बना दूंगी। मेरे बेटे को खा गई उल्टा कहीं की। हद। सर, मैंने मानसी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई लीड नहीं मिला जिससे पता चले कि उसका कोई लवर भी है। मैंने उसकी एक्टिविटीज भी चेक की। वो रोज सुबह 8 बजे अपने घर से जिम जाने के लिए निकलती है। सर, मेरी मानसी के जिम ट्रेनर से भी बात हुई। सर वो सुबह 8 बजे के करीब आती थी और 1-1.5 घंटे में वर्कआउट करके निकल जाती थी। वो जिम करने के बाद करीब 10 बजे अपने घर पहुंचती है और करीब 11 बजे वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है, और रात 10 से 11 बजे तक वो ऑफिस से अपने घर पहुंचती है। मैंने उन सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जिनसे वो मिलती थी, लेकिन सर ऐसी कुछ भी बात नहीं निकली जिससे पता चले कि उसका कहीं पर कोई अफेयर चल रहा है। कहते हैं कि किसी किताब के सिर्फ कवर को देखकर पूरी किताब को जज करना सही नहीं होता है, लेकिन पुलिस लगातार मानसी बसरा की जिंदगी से जुड़े कई पन्ने पलट पलट कर देख रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें वो पन्ना नहीं मिला था जिसके आधार पर रितेश के माता पिता ने मानसी के चरित्रहीन होने की कहानी पुलिस को सुनाई थी। सर, मैंने रितेश के फादर कैलाश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, इस रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिला है जिससे उनकी लगातार बातें होती रहती हैं। किसका नंबर है वो? सर, ये नंबर प्राइवेट डिटेक्टिव कौशल सांगवान का है। प्राइवेट डिटेक्टिव? हाँ सर। सर उल्टा मुझे ये लगता है कि मेरे पीछे मेरे सास ससुर ने किसी को लगा रखा है, और अब वो ये कहानी बना रहे हैं कि मैं उन्हें मरवाना चाहती हूँ। रितेश बसरा के पेरेंट्स को कौन फॉलो करता था इसका तो कोई लीड नहीं मिला, लेकिन हाँ हो सकता है मानसी बसरा को फॉलो करने वाला ये प्राइवेट डिटेक्टिव कौशल सांगवान ही हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश के पेरेंट्स की कार का चोरी होना, उन्हें थ्रेट कॉल आना, ये सब रितेश के पेरेंट्स और इस प्राइवेट डिटेक्टिव कौशल सांगवान का ही कोई सेटअप प्लान हो? विक्रम, इस कौशल सांगवान को थाने बुलाओ। ओके सर। सर, कैलाश बसरा जी ने मुझे हायर किया था ताकि मैं उनके बेटे रितेश बसरा के मर्डर के एविडेंस कलेक्ट कर सकूं, क्योंकि सर बिना एविडेंस के तो आप लोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया मिस्टर कौशल सांगवान? सर, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मानसी बसरा का किसी से अफेयर। तो तुम मानसी बसरा को लगातार फॉलो कर रहे थे? जी सर। सर, अगली सुबह जब मैंने उस लड़के को रोककर उससे पूछताछ की तो उसने मुझे ये बताया कि उसने 12 जून की सुबह वहाँ एक छोटी सफ़ेद गाड़ी को खड़े देखा था। तो इस सफेद गाड़ी का वहम आपने डाला था रितेश की मां के मन में, जिसके बाद से उन्हें रोज सपना आता है कि उनके बेटे रितेश का मर्डर हुआ था। सपना? सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
लेकिन रितेश के पेरेंट्स ने खुद हमें इस सपने के बारे में बताया था। सर ये एक मां के अंदर की आवाज है सर, कोई भ्रम नहीं है। हमारे बेटे रितेश का सचमुच में मर्डर हुआ है सर। लेकिन ये मर्डर सपने में हुआ या हकीकत में? हकीकत क्या है ये आप पता लगाइए, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि हमारे रितेश को उस मानसी नहीं मारा। तो आपको भी यही लगता है कि रितेश बसरा का मर्डर उसकी वाइफ मानसी बसरा ने किया था? देखिए सर, मैंने जितना पता लगाया था मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी का सच आप लोग खुद पता लगा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं आप, लेकिन जाने से पहले उस लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर हमें दीजिए जिसने आपको उस सफेद रंग की गाड़ी के बारे में बताया था। जी सर। विक्रम। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, माता रानी कसम साहब, 12 जून की सुबह करीब 5:30 बजे मैंने साहब उधर एक सफेद कलर की छोटी गाड़ी देखी साहब। याददाश्त बड़ी तेज है तेरी, डेट और टाइम सब याद है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरी इस याद को ताज़ा रखने के लिए उस डिटेक्टिव कौशल सांगवान ने तुझे बादाम खिलाए? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना साहब, यहाँ पे कभी कोई गाड़ी खड़ी नहीं रहती थी। उस दिन साहब यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी देखी तो याद रह गया साहब। उस गाड़ी का नंबर तो याद होगा? नहीं साहब, नंबर तो याद नहीं है, पर सफ़ेद कलर की छोटी गाड़ी थी साहब, वो याद है। उस गाड़ी में कोई बैठा हुआ था? नहीं साहब, गाड़ी साहब बहुत दूर थी साहब, इसलिए कुछ दिखा नहीं साहब। यानी कि तुझे जितना बताने को कहा गया उतना ही तुझे याद है। अजीत सर, इसकी बाकी की सारी डिटेल्स ले लो। सर। विक्रम, अगर इस अखबार वाले की बात को सच मान लिया जाए तो क्या वाकई 12 जून की सुबह कोई सफेद रंग की गाड़ी आई थी जिसमें से निकल के कोई रितेश के घर गया होगा? सर मानसी ने बोला था कि उसकी आंख तब खुली जब रितेश को हार्ट अटैक आया था। ऐसे भी तो हो सकता है कि किलर मानसी का लवर नहीं कोई और है जो सफेद गाड़ी से रितेश के घर पर आया और किसी और मोटिव से रितेश का मर्डर किया। लेकिन मानसी ने तो कहा था कि रितेश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश को स्टेरॉइड्स के ओवरडोज देके हार्ट अटैक दिलवाया गया हो? उस केमिस्ट ने भी तो कहा था कि मानसी उसकी दुकान पे किसी आदमी के साथ स्टेरॉइड्स खरीदने के लिए आई थी। लेकिन सर उस शॉप वाले ने स्टेरॉइड दिया नहीं था और मानसी ने माना नहीं है कि वो उस शॉप पर गई थी। एक काम करो, आसपास के लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता करो क्या वो सफेद रंग की गाड़ी अक्सर यहाँ आया जाया करती थी। आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेजेस कंगालो, क्या पता किसी फुटेज में वो सफेद रंग की गाड़ी कैप्चर हुई है। ओके सर। क्या वाकई मानसी ने स्टेरॉइड्स खरीदने की कोशिश की थी या फिर उस मेडिकल स्टोर ओनर का बयान रितेश के माता पिता और उनके प्राइवेट डिटेक्टिव कौशल सांगवान की कोई साजिश थी? रितेश के माता पिता को जो कॉल किया गया था क्या वो सच्चा था या फिर साजिश? इस केस में ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुख्ता नहीं थे, लेकिन जल्द ही पुलिस को एक ऐसी लीड मिली जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सर मैंने कल्याण नगर एरिया के 11 और 12 जून के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जिनमें 15 वाइट छोटी गाड़ियां कैप्चर हुई हैं और मैंने हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया सर इन 15 गाड़ियों में से एक गाड़ी संधू कोहली के नाम पे रजिस्टर्ड हुई है। संधू कोहली? हाँ सर, वही लोकल गुंडा जिसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हुई हैं और अभी इसका फोन भी बंद है। सर यही घर है। अजीत सर। ताला तोड़ो, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। एक मिनट। विक्रम, ये तो वही कड़ा है जो रितेश की कलाई में था। और देखो, स्टेरॉइड। नहीं सर, हम इस आदमी को नहीं जानते। लेकिन इसके घर से ये स्टेरॉइड्स मिला है जिस पर आपके हॉस्पिटल का लेबल। यस सर, ये हमारे हॉस्पिटल का है, मैं चेक करता हूँ। सर ये है विक्रम सौरी जो सोनीपत मेडिकल हॉस्पिटल में एज ए कंपाउंडर काम करता है। सर मैंने इसके और संधू दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, दोनों में अक्सर काफ़ी बातें होती थी और 12 जून की सुबह इन दोनों के फ़ोन की लोकेशन रितेश के घर के पास की ही थी। यानी कि इस विक्रम सोडी का कनेक्शन रितेश की मौत से हो सकता है। और सर इन दोनों का फ़ोन कल पानीपत में बंद हुआ था और पता चला है कि पानीपत में बसरा टाइल्स एंड मार्बल्स का गोदाम भी है। ये विक्की क्यों नहीं आया अभी तक? समझ में नहीं आ रहा है। और ये विक्की ने हमें यहाँ छुपने के लिए क्यों कहा है?
संजीव, मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए मलेशिया जा रही हूँ. हैंडल एवरीथिंग, विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर आई रीच देयर. श्योर. हाँ तो मानसी जी, तुम्हारे जिम ट्रेनर से ही मिलके आ रहा हूं मैं. मानसी जी, अब सारी कहानी मैं ही सुनाऊंगा या तुम भी कुछ बोलोगी? बोलो. करीब 1 साल पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था. विक्की वॉज माई ट्रेनर और मैं उसके करीब आ गई थी. लेकिन रितेश को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया था. रितेश ने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी और कहा कि घर और बिजनेस में से मुझे कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा. संधू ने बताया कि अगर स्टेरॉइड ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाए तो किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है. उस दिन मैं विक्की के ही साथ उस केमिस्ट के यहाँ स्टेरॉइड लेने गई थी, लेकिन उस केमिस्ट ने स्टेरॉइड दिया नहीं. फिर संधू ने बताया कि उसका एक दोस्त हॉस्पिटल में काम करता है, वो स्टेरॉइड अरेंज कर देगा. और फिर 12 जून की सुबह 5 बजे विक्की, संधू और उसका दोस्त विक्रम घर पर आए थे. विक्रम ने रितेश की बॉडी में स्टेरॉइड इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रितेश जग गया और हाथापाई में सिरिंज टूट गई. तुम्हारे सास ससुर का पीछा कौन कर रहा था? उन्हें जान से मारने की धमकी किसने दी थी? जब मुझे पता चला कि वो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं तो विक्की ने संधू को उन्हें थ्रेट देने को कहा था, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी. लेकिन तुमने विक्की को बोला कि विक्रम और संधू को मार दे, इसलिए उसने जान से मारने की उन्हें कोशिश की ताकि तुम दोनों की असलियत कभी बाहर ना आ सके. राइट? तुम लोगों ने रितेश को मारा, यह बात तुम्हारी बेटी सान्या जानती थी? पापा, आपने मेरे पापा को मार दिया ना, मैं आपको जेल भेजूंगी. तुम मुझे जेल भिजवाओगी तो तुम्हारा अब्रॉड जाने का सपना कैसे पूरा होगा? खबरदार, अगर कभी भी किसी के भी आगे ये बात बताई तो. और अब जा करके बलबीर अंकल और रस्तोगी अंकल को बुलाओ और हाँ, उनसे कहना कि पापा को कुछ हुआ है. ठीक है? जाओ, जल्दी जाओ. मानसी और विक्की ने सोचा था कि उनका अपराध कभी सामने नहीं आ पाएगा, लेकिन कहते हैं ना, आप सच को जितना मर्जी दबाने की कोशिश कीजिए, एनसीआर का तेजी से डेवलप होता शहर है जहां दिल्ली जैसी सारी सुख सुविधाएं होंगी. लेकिन पिछले कई दशकों में सोनीपत कई अपराधों के लिए सुर्खियों में रहा है, चाहे वो सुरंग खोदकर बैंक लूटने का चौंका देने वाला अपराध हो या फिर जाति के नाम पर मोहल्ले के मोहल्ले जला देने वाली सांप्रदायिक घटना जिसने पूरे मीडिया में हड़कंप मचा दिया था. लेकिन आज का ये केस सोनीपत के एक ऐसे केस से जुड़ा है जो शुरू बहुत नाटकीय अंदाज में हुआ और देखते ही देखते कई चौंका देने वाले रहस्य खड़े करने लगा. खेड़ा साहब. कैलाश बसरा जी, आप फिर आ गए? अब क्या बात हो गई? खेड़ा साहब, वो कल्याणपुर मार्केट से हमारी गाड़ी चोरी हो गई और हमें लगता है ये उसी आदमी का काम है जो कई दिनों से हमारा पीछा कर रहा है. खेड़ा साहब, प्लीज हमारी मदद कीजिए. मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं. यहाँ पे हमने गाड़ी खरीदी और यहाँ पास भी गए, आके देखा तो गाड़ी गायब. अरे क्या हो रहा है हमारे साथ? सब जगह देख लिया. अच्छा बसरा जी, हाँ, आपकी गाड़ी गोल्डन कलर की है ना? हाँ, HR XX107M जी, हो रही है आपकी गाड़ी. यही गाड़ी है ना आपकी? हाँ गाड़ी तो यही, लेकिन हमने वहां खड़ी की थी, ये यहाँ कमाल करते हो बसरा जी आप हैं. उम्र के साथ साथ जो है आपकी बैम करने की आदत भी बढ़ गई है. गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी है, ढूंढ वहां रहे हो उसको आप.
रोज नई कहानियां बनाते हो आप लोग। अगर आइंदा हमारा वक्त बर्बाद किया ना आपने तो मैं लीगल एक्शन लूंगा आप लोगों के खिलाफ। चलो भाई। रितेश! क्या हुआ? मार डाला मेरे बच्चे को। कैलाश जी, मार डाला कैलाश जी। हाँ कैलाश जी, तो बोलिए क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? मेरे बेटे रितेश का मर्डर हुआ है। मेरी वाइफ ने खुद सपने में देखा है। सपने में? हाँ साहब, मुझे रोज सपना आता है और सपने में मेरा बेटा भागता रहता है और मुझे आवाज देता है, कहता है मम्मी मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी मम्मी। साहब, मेरे बेटे रितेश को उसकी पत्नी मानसी नहीं मारा है साहब। एसपी साहब, हम उसे फांसी पे चढ़वाना चाहते हैं। कैलाश जी, आपकी बीवी के सपने और आपके लगने से कोई आरोपी साबित नहीं हो जाते। लेकिन सच यही है साहब कि मानसी एक बहुत ही चालाक औरत है। 12 जून की सुबह उसने फोन किया। रितेश! रितेश! मेरा बच्चा! मानसी सबके सामने कहानी तो यही बना ली थी कि रितेश की मौत नेचुरल है, उसे हार्ट अटैक आया था। अगर हार्ट अटैक आया था तो उसने रितेश को किसी डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश नहीं की थी? एसपी साहब, दिखावे के लिए उसने सब कुछ किया था। एम्बुलेंस भी बुलाई थी, लेकिन जब वो रितेश को हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो वहां पे उन्होंने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। तो आपने पहले ही पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या करते एसपी साहब, हम लोग सदमे में थे। वो मानसी ने रितेश की अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी। हम लोग सख्ते में बस देखते ही रह गए और रितेश का दाह संस्कार भी हो गया। यानी पोस्टमार्टम की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो कैसे साबित होगा कि मर्डर हुआ था या हार्ट अटैक आया था? कोई सबूत है आपके पास कि मानसी ने ही रितेश का मर्डर किया था? हाँ सर, उसे रितेश की मौत का कोई दुख ही नहीं। उसके मरने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और रितेश का मर्डर करके मानसी का मकसद उसका बिजनेस और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना था। अब वो रितेश की कंपनी बसरा टाइल्स एंड मार्बल्स की डायरेक्टर भी बन गई है। और हाँ सर, उसका रितेश की मौत के पहले से अफेयर भी चल रहा था। अफेयर? हाँ सर, मानसी एक कैरेक्टरलेस औरत है। उसकी हरकतों के बारे में मेरे बेटे ने खुद अपनी मौत से 6 महीने पहले हमें बताया था। बता तो सही, चोट कैसे लगी? उस औरत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है जिसे बताने में मुझे शर्म महसूस हो रही है। धोखा दिया? साफ साफ बोलना, क्या बात हुआ? क्या है? पापा, उसका अफेयर चल रहा है। सानिया और मोंटी की खातिर मैं उसे सुधरने का मौका दे रहा हूं, लेकिन वो है कि जब अफेयर नहीं है तो मिलने क्यों जाती उससे? मैं कुछ भी करूं, तुमको उससे क्या? देखो, अभी तुम्हारा बहुत हो गया। हाँ, इधर बात करो मुझसे, जवाब दो। ये सब और दोबारा मेरे अफेयर की बात की ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और हाँ, मरूंगी नहीं, होश में आते बोलूंगी कि तुम्हारी वजह से मैंने सुसाइड किया, तुमने मुझे मजबूर किया था। आप इतना कुछ जानते थे, फिर भी आपने रितेश की मौत के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। यही तो गलती की सर। उस औरत के नाटक ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि रितेश का शक उसकी गलतफहमी है, लेकिन हम लोग गलत थे। रितेश का शक एकदम सही था और हमने उस औरत से इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश भी की। बहू जी पापा। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। बेटा, ये रितेश को अचानक हार्ट अटैक आया। एक्चुअली वो कुछ मेडिसिन लेते थे। कैसी मेडिसिन? शायद हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन लेते थे। हम लोग सोनीपत के हर क्लिनिक में गए, लेकिन कहीं से पता नहीं चला कि रितेश किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है। और 2 महीने पहले हम लोग सोनीपत पुलिस स्टेशन में भी गए। वहां पे इंस्पेक्टर खेड़ा को हमने सब कुछ बताया, लेकिन वो बोले कि
देखिए, आपके लड़के का अंतिम संस्कार हो चुका है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने हार नहीं मानी एसपी साहब। मानसी के खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे करने के लिए हम सोनीपत के हर मेडिकल स्टोर में गए, ये पता लगाने कि रितेश उनसे हार्ट की बीमारी की कोई दवाई लेता था क्या। तभी हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और कल जब हम कल्याण नगर मार्केट में गए तो हमारी किसी ने गाड़ी चुरा ली, और जब हम बाद में इंस्पेक्टर खेड़ा को लेकर वहां पहुंचे तो हमारी गाड़ी कुछ दूर पर खड़ी हुई मिली। उन्हें लगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, और उनके जाने के बाद मेरे फोन से मेरे वाइफ के फोन पे कॉल आया। सर, हमें लगता है कि वो कॉल मानसी के लवर ने ही की होगी। हेलो, मानसी बसरा बोल रही हैं? हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन? एसपी धर्म यादव, आपसे मिलना है। सर, मेरे सास ससुर को शक करने की आदत है। हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं वो मेरे। तंग आ गई हूँ मैं ये रोज रोज के ड्रामे से। सर, आप एक काम कीजिए, मुझे अरेस्ट कीजिए और जेल में डाल दीजिए। देखिए, अगर हमें ऐसा करना होता तो हम आपको बोलने का मौका ही नहीं देते। रितेश को दिल की बीमारी थी या उसका हार्ट अटैक एक प्लान्ड मर्डर था? ऐसा कुछ नहीं था सर। सच तो ये है कि मेरे सास ससुर को मैं कभी पसंद ही नहीं थी। पिछले 20 सालों से मैं उनकी नफरत झेल रही हूँ। रितेश मुझसे प्यार करते थे, एक ऐसी लड़की से जिसको मेरे सास ससुर कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। उनका बस चलता तो वो उसी दिन मुझे फांसी चढ़ाते थे, जिस दिन रितेश ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मुझसे शादी की थी। मैं और रितेश दिल्ली के सेम कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने मिस दिल्ली कंपटीशन जीता था। एंड रितेश वॉज वेरी हैप्पी। मुझे आज भी याद है जब रितेश ने मुझे पहली बार कहा था, सो मिस डेली, विल यू मैरी मी? लेकिन रितेश, तुम्हारे मॉम डैड मानेंगे? यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं उन्हें मना लूंगा। बेटे की जिद के आगे वो झुक तो गए, लेकिन कभी वो मुझे दिल से अपना ही नहीं पाए। मेरी कास्ट अलग थी, मेरा ब्यूटी क्वीन होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कभी मेरे पहनावे को लेके टोकते तो कभी मेरी सोच को। मैंने अपने सपने, अपने एम्बिशंस को भी छोड़ दिया था उनकी खुशी के लिए, लेकिन फिर भी वो मुझे दिल से अपना नहीं पाए। यहाँ तक कि मुझे और रितेश को अलग करने के लिए उन्होंने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन रितेश ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और शादी के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने मुझे अपने टाइल्स बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर लिया। हम दोनों ने मिलकर हमारा बिजनेस खड़ा किया। जल्द ही मार्केट में हमारी कंपनी की अच्छी गुडविल बन गई। मैं बसरा टाइल्स एंड मार्बल्स कंपनी की बोर्ड मेंबर बन गई थी। ये बात भी मेरे सास ससुर को पसंद नहीं आई, और एक दिन वो हमसे नाराज होकर घर छोड़कर गन्नौर जाके रहने लगे। वो मुझे तो क्या, रितेश को भी कभी समझ नहीं पाए। मोंटी और सानिया के होने के बाद भी वो हमारे साथ आके नहीं रहे। और अब रितेश। लेकिन रितेश की मौत से 6 महीने पहले रितेश ने उन्हें बताया था कि आपका किसी से अफेयर था। मानसी एक कैरेक्टरलेस औरत है। उसकी हरकतों के बारे में मेरे बेटे ने खुद अपनी मौत से 6 महीने पहले हमें बताया था। और इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। आपने रितेश को सुसाइड करने की धमकी दी थी, ब्लैकमेल किया था, और एक फोटो फ्रेम से रितेश के सर पे वार भी किया था। इधर देखो, मेरी बात सुनो। ये सब और सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा कोई अफेयर नहीं है सर। हमारी बिजनेस को लेकर के एक मामूली सी आर्ग्यूमेंट हुई थी, और उसी में रितेश को चोट लग गई थी। रितेश, मुझसे बात तो करो। अगर डील मैंने कर ली तो प्रॉब्लम क्या हो गई? डील कर ली, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं। अरे बाबा, मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आ रहा था तो तुम दोबारा कॉल कर सकती थी। अरे मैंने तुम्हें अरे बॉस कौन है? सर, मेरे सास ससुर ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाकर, बात का बतंगड़ बनाकर आपको बता रहे हैं। और आपके सास ससुर बोल रहे हैं कि आपको रितेश की मौत का जरा भी दुख नहीं है। रितेश की मौत के बाद उसका जमीन, जायदाद, बिजनेस सब आपने हथिया लिया, और आप उसके बिजनेस को बहुत खुशी खुशी संभाल रही है। सर, मेरा दुख मैं जानती हूँ। मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए अपना दुख भूलकर मैं काम में बिजी हो गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रितेश की मौत से फर्क नहीं पड़ा है।
पर रितेश के पेरेंट्स का कहना है कि आपने 12 जून की सुबह रितेश का मर्डर किया था। सर 12 जून की सुबह तो मैं सो रही थी और अचानक से लैंप गिरने की आवाज से मैं उठी। रितेश, रितेश, रितेश क्या हो रहा है आपको? रितेश, रितेश, सानिया! सर रितेश को हार्ट अटैक ही आया था। हार्ट अटैक आया था या हार्ट अटैक दिया गया था? दिया गया था मतलब? सच क्या है शायद आप अच्छी तरह जानती हैं, और अब ये सच आपके सास ससुर भी अच्छी तरह जान चुके हैं। सर हमें लगता है कि वो कॉल मानसी के लवर ने ही की होगी और उसके साथ मिलकर ही उसने हमारे बेटे को मारा होगा। और ये राज हमें कल रात ही पता चल गया। कल रात? ऐसा क्या पता चल गया आपको? सर कल रात एक मेडिकल स्टोर का मालिक मनोज हमसे हमारे घर मिलने आया था। उस मेडिकल स्टोर वाले ने उन्हें बताया कि आप किसी आदमी के साथ उसके मेडिकल स्टोर पर गई थी वो स्टेरॉइड लेने के लिए, जिसके ओवरडोज से किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। नहीं सर, ये सब झूठ है। मेरे सास ससुर मुझे फंसाने के हथकंडे अपना रहे हैं और उन्होंने ही उस मेडिकल स्टोर वाले को झूठ बोलने के पैसे दिए होंगे। वो मुझे जेल भेजकर रितेश की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी नीयत मुझे पहले ही दिखा दी थी। मानसी? जी पापा। बेटा रितेश ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मुझसे 50 लाख रुपए उधार लिया था। अब वो तो रहा नहीं, सोच रहा हूँ बिजनेस मैं टेक ओवर कर लूँ। जब मोटी 18 साल लेकिन पापा उन्होंने तो कभी मुझसे ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने आपसे कुछ पैसे लिए हैं। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं पापा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बिजनेस संभाल रही हूँ और आपको इनके बिजनेस की कोई तुम क्या संभाल रही हो मुझे अच्छी तरह पता है। तुम अपने बच्चों को संभालो, बिजनेस मैं देखूंगा। सर वो मुझे बिजनेस से दूर करके 4 दीवारी में बंद करके रखना चाहते थे, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उनका ईगो हर्ट हो गया। वो ये सब बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं मुझे। सर रितेश की मौत के बाद मैंने ही उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे साथ रहे। मुझे लगा रितेश के जीते जी मैं जॉइंट फैमिली की खुशी नहीं दे सकी हूँ मेरे सास ससुर को, तो उनकी मौत के बाद। लेकिन उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगा। और सर रितेश की मौत को 4 महीने हो गए। उसकी मौत के 2 महीने बाद तक वो हमारे साथ रहे, लेकिन अब जा कर के उनको लग रहा है कि मैंने रितेश का मर्डर किया। सर वो पिछली बातों का बदला ले रहे हैं मुझसे। जो कुछ भी वो रितेश के जीते जी नहीं कर पाए वो सब वो अब करना चाहते हैं। अब वो मुझे सिर्फ टॉर्चर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बहुत चालाक औरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ पुलिस को भड़का दे। कुछ नहीं कर सकती वो। रितेश के बच्चे, रितेश का घर और उसका बिजनेस हमारा होगा। चारों खाने चित होगी वो। रितेश की मौत हुए कई महीने बीत चुके थे, बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था और पोस्टमार्टम की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनका कहना था कि रितेश की मौत को हार्ट अटैक बताने वाली उसकी बीवी मानसी बसरा ने ही रितेश की हत्या की थी। वो ये सफाई दे रहे थे कि उन्हें पहले मानसी पर शक नहीं हुआ था, लेकिन अब उनका शक गहरा हो गया था। लेकिन क्या उनके दावे में कोई सच्चाई थी? उनकी लगातार मांग को देखते हुए सोनीपत पुलिस के एसपी धर्म यादव उनके शक को एक मौका देना चाहते थे और महीनों पहले गुजर चुके रितेश बत्रा की नेचुरल डेथ के मर्डर होने की संभावना को पुख्ता करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और उसकी अगुवाई सौंपी गई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कुलदीप हुडा को। सर ना मैं रितेश बसरा को जानता हूँ ना मानसी बसरा को, लेकिन जब उनके पेरेंट्स मेरी शॉप पर आए और उन्होंने पूछा कि रितेश बसरा हमसे हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ लेता है क्या, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन जब वो चले गए तो मेरा एम्प्लॉय मेरे पास आया और उसने मुझे बताया। सर वो तो रितेश बसरा की फोटो थी ना? रितेश बसरा कौन? बसरा टाइल्स एंड मार्बल का मालिक जो है वो आई थी हमारी दुकान पे, आपको याद है? सर उसके ऐसा कहते ही मैंने नेट पे रितेश बसरा के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि उसकी डेथ तो काफ़ी दिनों पहले हो चुकी है। और सर मैंने नेट पे जब फिर से मानसी बसरा का फोटो देखा तो मुझे याद आया कि मानसी बसरा हमारे शॉप पर आ चुकी है किसी और आदमी के साथ। जानते हो मानसी बसरा का क्या कहना है? उसका तुम्हारे बारे में यह कहना है कि उसने तुम्हारी दुकान से स्टेरॉइड्स खरीदे ही नहीं, बल्कि उसका तो यह भी कहना है कि तुम्हें यह बयान देने के लिए रितेश के पेरेंट्स ने पैसे दिए। सर मैंने किसी से पैसे नहीं लिया सर, उल्टा उनके पेरेंट्स की एक बात वो मुझे खुद अजीब लगी। कौन सी बात? सर उन्होंने कहा था कि रितेश लापता है, जबकि जब मैंने सर्च किया था तो मुझे पता चला था कि उसकी डेथ तो 4 महीने पहले ही हो चुकी है।
रितेश के पेरेंट्स ने तुमसे ये कहा कि रितेश लापता है? जी सर, यही तो बताया था उन्होंने। दरअसल में हमारा बेटा 2 महीने से लापता है, कहीं मिल नहीं रहा। रितेश के माता पिता ने पुलिस से कहा था कि रितेश को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसकी बीवी मानसी ने ही उसका